नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ नेहा। इस नए दिन के प्यारी सी सुबह आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत खूबसूरत नेहा, नमस्कार। वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह नेहा के साथ आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम वाकई में खूबसूरत भी हो चुका है। कल रात से हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और आज वीकेंड भी है, यानी कि शनिवार है, रविवार, दो ऐसे दिन जिस दिन हम इत्मीनान की मुद्रा में होते हैं और उस पे से मौसम की ये तब्दीली देखने ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि आप आज के इस दिन को किस प्रकार से गुजारते हैं। और कहते हैं कि किसी भी दिन को खूबसूरती से गुजारने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है हमें एक मोटिवेशन, हमें कोई मोटिवेट करे। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके साथ कुछ अच्छा, कुछ बेहतर साझा करें। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपके साथ साझा करते हैं अनमोल वचन, महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल कथन। आइए नजर डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे साथ हमारे मंच पर श्री योगेश कुमार जी हैं, पूर्व हॉकी कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे योगेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में। और हमारे साथ अगले जो मेहमान हैं अजितेश रॉय हैं, पूर्व कप्तान भारतीय हॉकी टीम। अजितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे युवाओं के आप इंस्पिरेशन रहे हैं और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना खूबसूरत अनुभव हमें भी आपके साथ आज बताने को मिलेगा और हमें भी होगा। आप दोनों का पुनः स्वागत करते हैं। थैंक यू। योगेश जी और अजितेश, आपने भारत का नाम हम सभी को गौरवान्वित किया है। भारत का नाम आपने, उस परचम आपने बुलंद किया है और आज हम बहुत सारे अनुभव साझा करेंगे। वर्तमान के दिनों में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सभी इसको लेकर के उत्साहित हैं। एक समय था, वर्ष की बात करें 1975, जब भारत ने जीत दर्ज की थी हॉकी में। और एक आज का वक्त है उड़ीसा में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, हम सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या आपके क्या अनुभव हैं, क्या आपकी सोच है? कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार भारतीयों की जो निगाहें हैं टिकी हुई हैं जीत पर, क्या हम कोई उम्मीद रख सकते हैं? बस 75 का इतिहास दोहराना है, इसी इरादे से टीम उतरी है। टीम पूरी तैयारी के साथ उतरी है और होस्ट होने का भी हमें एडवांटेज मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उड़ीसा में हो रहा है और उड़ीसा में लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। राउरकेला में बहुत खूबसूरत स्टेडियम बना है, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है। उतना क्राउड, अभी कुछ लास्ट जो इंडिया का मैच था उधर 25,000 दर्शक थे। तो आप सोचिए 25,000 दर्शक आपको चेयरअप कर रहे हो, उस क्राउड के बीच टीम का मनोबल कितना बढ़ जाता है। तैयारी हमारी अच्छी है। हर बार हम लोग जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्वालिफाई कर गए, उसके बाद होता था कि चलो पार्टिसिपेशन हो जाए, इज्जत बच जाए। लेकिन इस बार टीम पोडियम फिनिश के लिए उतरी है। और विशेष जानकारी उस टीम के अंदरूनी रणनीति और टीम के परफॉर्मेंस के बारे में तो अजितेश बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं। वो पल पल की खबर रखते हैं, इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके कांटेक्ट में हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको। ये सर, मौजूदा समय में जो भी मैच चल रहा है वर्ल्ड कप, इस बारे में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो हम सभी भारतीयों को पूरी तरह से है कि भारतीय टीम कुछ अच्छा ही करेगी और जो 75 का, जैसे सर ने बताया कि 75 का जो युग था वो वापस आएगा। और मैं पूरा बिलीव करता हूँ जिस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस चल रही है टीम की, और जैसे मेरी बात भी होती है कोच या प्लेयर सबसे बात होती है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी क्रॉसओवर के लिए मैच खेलने वाले हैं कल न्यूजीलैंड के साथ, तो वो इजीली विन करेंगे, जो मेरा कॉन्फिडेंस है अंदर से। उसके बाद क्वार्टर्स के लिए जाएंगे, फिर सेमीज के लिए जाएंगे, और मैं यही उम्मीद करता हूँ और सभी भारतीय उम्मीद करेंगे कि हम फाइनल पहुँचेंगे और कप उठाएंगे। अब ये मेरा ये परसेप्शन है अभी, क्योंकि मैच टू मैच हमेशा जाते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या करने वाले भारतीय टीम, तो उसके ऊपर हमें पूरा बिलीव है कि हम कुछ अच्छा तो करेंगे ही। जहाँ तक अगर मैं गलत ना हूँ तो 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और 29 जनवरी को ये फाइनल मैच होने वाला है। जितेश, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए, अगर चुनौती की मैं बात करूँ, क्योंकि चुनौतियाँ हमेशा से ही आपके साथ रहती हैं, चलती आ रही हैं, चुनौती की मैं बात करूँ तो क्या चुनौती भारत के लिए अभी सबसे सामने क्या है? कौन सी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती की बात करूँगा तो कल क्रॉसओवर का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, तो वो न्यूजीलैंड, इंडिया जो रैंकिंग है वो नीचे है, इंडिया से काफ़ी नीचे है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट एक प्रॉब्लम है कि एक हार्दिक से एक मिडफील्डर प्लेयर है, वो इंजर्ड हो गया, तो एक प्लेयर कम हो चुका है भारतीय टीम में। बट उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं भारतीय टीम में। बट उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल है वो है बेल्जियम के साथ, जो अभी तक पुल बन रहा है जिस हिसाब से बेल्जियम
अभी इंडिया टीम से ऊपर है एज अ रैंकिंग। तो वो चुनौती हो कि बट जब आप होम कंट्री में खेलते हैं, होम क्राउड के अंदर खेलते हैं, तो आपका 25 to 30% जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता वो है। बढ़ जाता क्योंकि है। जब बॉल लेके रन करता है कोई, चाहे वो किसी गेम में भी हो, जब बॉल आपके पास होता है और जब क्राउड आपको चीयर अप करती है इंडिया इंडिया, तो जो गूज बम्स आते हैं अंदर से ना, तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। वो फिर अगर वो 50% दे रहा है तो 100% देता है फिर अपना परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ जो है ना बहुत मायने रखती है। और जो इंडिया की पब्लिक है वो पूरा वर्ल्ड जानता है, जितने भी फॉरेन टीम आती है, जितने भी प्लेयर्स आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं जो क्राउड इंडिया का होता है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता। बोलते हैं दे आर मैड, बोलते हैं ना दे आर सीरियसली दे आर मैड। तो वो ऐसा चीयर अप करते हैं। आप कभी स्टेडियम में आपको अगर मौका मिलता है आप जाके देखो कि जब बॉल लेके चल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है या आपके ऊपर गोल भी हो रहा है भारतीय टीम के ऊपर, तो भी चीयर अप करेंगे कि आप कर सकते हो। और वो हुआ है भारतीय टीम के साथ, गोल हुआ है उसके बाद भी वो आराम से ईजिली विन किए हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते चले जाते हैं पब्लिक। तो उससे क्या है कि आप अभी जो टीम बनी हुई है, ये काफ़ी अभी ओलंपिक जो ब्रोंज मेडल भी आया है काफ़ी सालों के बाद, तो ऐसे ही नहीं आया है, क्योंकि टीम अब अच्छी होती जा रही है। जो कोच अभी है, अभी भी कोच भी काफ़ी अच्छे हैं, जो फेडरेशन है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी आप प्रेसिडेंट देख लीजिए, हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की, काफ़ी नाम है उनका, वो लेजेंड प्लेयर है, वो प्रेसिडेंट है। तो इस सब चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्लेयरों के ऊपर, क्योंकि वो 1 to 1 बात कर रहे हैं। आप कभी हम पोस्ट देखते हैं या मेरी बात होती है उनसे, तो हमेशा मैं देखता रहता हूँ कि वो हमेशा इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि प्लेयर को बूस्टअप मिलता है इस चीज़ से, बहुत मज़ा आता है। तो प्लेयर ऑटोमेटिक अच्छा करेंगे। आपको सब कुछ दे रहे हैं, वो हर चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो क्यों ना हम करेंगे। और देश का जब तिरंगा आपके सामने दिखता है तो उसके सामने फिर कुछ नहीं दिखता, बस यही है मर मिटो इसी चीज़ के लिए, ये भी सोच रहती है प्लेयरों की। राष्ट्र, नेशन सबसे पहले, नेशन फर्स्ट, ये वाली भावना हमारे भीतर आती है। वाकई में अजितेश, आपको तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुखद अनुभव रहा है इसका। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अजितेश जो हैं वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, उन्हें ये अनुभव प्राप्त हुआ है और आप उनके कोच रहे हैं। तो ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा है? आपने क्या देखा, कैसे इनको तैयार किया? शुरुआती दिनों के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें। देखिए, बहुत लकी रहे कि केवल अजितेश नहीं, अजितेश जब आए तो इनकी बड़ी बहन उसके पहले से खेल रही थी, अरुणिमा। बहुत अर्ली एज में मैं कोचिंग फील्ड में चला गया एक इंजरी के बाद, तो गर्ल्स टीम के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो एक घटना है, छोटी सी घटना है, यहाँ तो समय मिलता है बिहार में, तो हम थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे। उन लड़कियों को मैं हॉकी के अलावा एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी में भी पार्टिसिपेट कराता था फिटनेस के लिए। तो एक मौका था जब मोइनुल के स्टेडियम में एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रहा था, अरुणिमा भी आई थी और साथ में चीकू, इसका निकनेम है, पूरे वर्ल्ड में चीकू के नाम से फेमस है। अजितेश के साथ साथ चीकू के नाम से ज़्यादा फेमस, तो चीकू भी वहाँ आया। तो एक हैमर थ्रो स्टेडियम के दूसरे तरफ छूट गया था, तो हम प्लेयर को बोले यार खो जाएगा, लेके आओ। तो बगल में बैठा हुआ था और ये दौड़ते हुए जब गया ना लाने को, तो सचमुच लग रहा था कि फ्लोट कर रहा है, मतलब इसका पाँव जमीन पे पड़ ही नहीं रहा। और इसका जब रनिंग स्टाइल देखे तो हमको लगा कि क्या है। और संजोग से अरुणिमा और अजितेश का घर भी मेरे मोहल्ले में ही था। हम अपने घर नहीं गए, फिर साइकिल पर बैठा के इसके घर पे आए और इसके पापा को बोले कि ये हॉकी में बहुत अच्छा करेगा, आप इसको हॉकी में डालिए। वो बोले कि यार बहुत बदमाश है, ये पढ़ाई नहीं करता है। हम लोग, जिम्मेवारी मेरी। और इसका क्रिकेट की तरफ से बार बार रुझान बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अच्छा खेलता था तो हर टीम इसको चाहता था कि ये मेरे टीम में आ जाए, मेरे टीम में आ जाए। लेकिन फैमिली सपोर्ट मिला, थोड़ा सा हम हॉकी की तरफ मोटिवेट किए और शुरुआत उन्हीं लड़कियों के बीच हुई। कभी कभी तो ये लोग मजाक भी करते थे कि चलो कभी अपने टीम की तरफ से ही खिला लेते हैं, क्योंकि इसका जो पर्सनालिटी था, मुँह छू उस समय था नहीं। तो वहाँ से निकला और फिर आगे बढ़ते चला गया। तो हम बहुत लकी थे कि अजितेश को फर्स्ट टाइम हम देखे और हमको लगा कि, और एक और चीज़ अजितेश के बारे में मैं उस समय ही बोला था कि शायद अगर क्रिकेट में जाता तब भी इतना अच्छा करता, जिस फील्ड में जाता था वो टैलेंट दिख जाता है, बचपन में दिख जाता है। लेकिन चूंकि हम हॉकी से जुड़े थे तो मेरा इतना ही ड्यूटी था कि बस इसको हॉकी से जोड़ देना है। घर में खेल का माहौल था, गार्जियन से काफ़ी सपोर्ट था, अरुणिमा हर स्टेज पे इसको सपोर्ट की और फिर ये आगे बढ़ते चला गया। और आगे का जर्नी हमको लग रहा है अजितेश खुद बताया तो ज़्यादा अच्छा लगे।
सर, जैसा कि अभी आपके कोच रह चुके हैं योगेश सर, एक खिलाड़ी के लिए शारीरिक फिटनेस बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक दृढ़ता कितनी ज़रूरी है? देखिए, मानसिक दृढ़ता में आपको इसका ये जवाब दूंगा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं ही दूंगा, अगर आप एजुकेशन सही कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले, इसके लिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप एजुकेट सही रहते हैं तो एजुकेशन हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एजुकेशन से हमारा दिमाग खुलता है। तो ऐसा नहीं कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मेरी पूरी फैमिली पढ़ाई की है। और जो भी बच्चे आते हैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई ज़रूर करना आप लोग, क्योंकि ना उससे दिमाग खुलता है। यही नहीं कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स करें, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ स्पोर्ट्स करोगे तो आपका दिमाग सिर्फ वही रहेगा, पर एजुकेशन से आपका दिमाग और ओपन होता है, आपको बहुत चीज़ें पता चलती है। क्योंकि हमारा जब आप धीरे धीरे जब लेवल आपका बढ़ता है तो वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय टीम आज सिर्फ खेल रही है, जी सर। बहुत चीज़ें क्लासेस भी होती है, हर चीज़ जी। बताया जाता है, आपको हर चीज़ समझाया जाता है। तो उसके लिए दिमाग चाहिए आपको। तो आप दिमाग ये है कि अगर आज मैं बॉल लेके यहाँ मूव कर रहा हूँ, अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मेरा दिमाग खुला हुआ है, तभी मुझे पता चला कि मैं प्री स्कैन कर सकता हूँ कि मुझे इधर टर्न करना है या इधर टर्न करना है, विच इज़ द राइट वे मेरे लिए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी प्लेयर, प्लीज़ आप खेल रहे हो तो एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर यू। आप पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, पढ़ाई करते रहो। जी, योगेश जी, एक समय हुआ करता था जब ओलंपिक में भारत का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक में ये जादू कम होता दिखाई दिया। वजह क्या रही सर? देखिए, जो जलवा था हॉकी में भारत का वो तो सब लोग जानते हैं जी। कि किसी भी देश का किसी भी गेम में ओलंपिक में ये दबदबा नहीं रहा है। टीम इवेंट की बात करें, हम लोग 8 गोल्ड ले चुके हैं ओलंपिक में, बहुत बड़ी बात होती है ओलंपिक में 8 गोल्ड लेना। और उसमें भी एक समय था कि लगातार गोल्ड हमको मिल रहा जी। था। लेकिन और हम उस समय बार बार कहते हैं कि उस समय हॉकी इतना पॉपुलर था कि हर भारतीय के घर में एक हॉकी स्टिक, और हर भारतीय के दिल के कोने में हॉकी जिंदा था। लेकिन 80 के दशक में नियमों में परिवर्तन हुई, एस्ट्रो टर्फ का ज़माना आ गया, और उसके वजह से हम लोग पिछड़ते चले गए। फिट क्योंकि हमारे पास स्किल का हॉकी के वजह हम लोग का ये वर्चस्व था। बाद में पावर गेम हो गया, उसकी वजह से पिछड़ते चले गए, वक्त लगा, लेकिन फिर से हम पटरी पे वापस आ गए। और शुरुआत हुई है टोक्यो ओलंपिक में, हम लोग जो ब्रॉन्ज लिए हैं, और अगला पड़ाव है 75 के बाद वर्ल्ड कप। जी सर। और हमको लगता है कि सबसे अच्छी बात एक और है, ये भारतीय हॉकी का 100वां साल है। तो हम क्या बात। उम्मीद करते हैं कि 100वें साल में फिर से वो गोल्डन ईरा जो था मेरा वापस आए। बेहतरीन। क्या बात है, हम सभी जी की सर। उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, निगाहें टिकी हुई हैं। जितेश, जानना चाहेंगे कि उड़ीसा की अगर हम बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो उड़ीसा इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर इतना चाव और इतनी दिलचस्पी देखी जाती है हॉकी को लेकर। अगर हम बिहार की बात करें, आप बिहार से हैं, आपने भारत को रिप्रेजेंट किया है बतौर बिहारी, लेकिन बावजूद इसके बिहार में अभी भी हॉकी को लेकर के वो उदासीनता पाई जाती है। मेरे नज़रिए से आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उदासीनता जो है आप कह रही हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इसकी आपकी बात को। और उड़ीसा की जहाँ तक बात है, तो उड़ीसा में शुरू से हॉकी का दबदबा रहा है। वहाँ के प्लेयर्स जो हैं हमेशा काफ़ी अच्छा किए। और बिहार और झारखंड पहले एक था, अभी दोनों अलग हो चुके हैं। तो जितने भी प्लेयर्स थे वो आदिवासी थे, तो वो जा चुके हैं अपने झारखंड में। बट बिहार में वैसा कोई प्लेयर रहा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उदासीनता अभी भी रहेगी। अभी मैं निकला, मेरे बाद और भी प्लेयर्स निकले हैं, जूनियर इंडिया खेले हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, बट जो यहाँ फैसिलिटी की प्रॉब्लम है वो अगर मिलती है किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, तभी आप जाकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे एस्ट्रोटर्फ की जहाँ तक बात है, वो अभी यहाँ पर नहीं है बिहार में। बट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पे पटना में ही शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल के पास एक एस्ट्रोटर्फ का प्रपोजल दिया गया है, जहाँ पर वह बनने वाला है। और इसमें थैंक्स टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार, मिस्टर रविंद्र शंकरन सर, डीजी स्पोर्ट्स, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है इतना। आप कभी भी पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाइए, आपको इतना अच्छा माहौल मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ सर रविंद्र शंकरन सर। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी भी एक टूर्नामेंट भी कर रहा हूँ मैं गर्ल्स का, वही पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो मैं जो माहौल देखा वहाँ जा कर के, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि ये वो बिहार अभी नहीं दिख रहा मेरे को जो पहले था। जी। अभी आप जाकर स्पोर्ट्स का कल्चर देखिए, कितने ज़्यादा स्टेट चैंपियनशिप, कितने ज़्यादा नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे हो रहा है, जस्ट बिकॉज रविंद्र शंकरन सर। क्योंकि कोई इनिशिएटिव लेने वाला बंदा चाहिए था और वो आ चुके हैं यहाँ पर। तो आपको बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा। हॉकी की बात करें तो आज हम जो टूर्नामेंट कर रहे हैं उसमें भी सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
तो मैं बोलूँगा जो उदासीनता है वो अब आपको देखने को नहीं मिलने वाली। बहुत जल्द से जल्द आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और हॉकी के मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मैं हॉकी की ज़्यादा बात करूँगा, तो आप हॉकी में ही आप देख लेना। जैसे मैं हमेशा, एक मेरी ख्वाहिश है, मैं कभी भी कोई पूछता है तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ कि कोई दूसरा जितेश रॉय नहीं चाहिए, कोई मेरे से ऊपर कोई उठे, ये मेरा एक सपना है कि कोई यहाँ मेरे से ऊपर जाए और मैं उसको रिसीव करूँ, ये मेरा ड्रीम है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। योगेश सर का तो ब्लाइंडली सपोर्ट रहता है मेरे पे, और रविंद्र शंकर सर भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम एक हॉकी प्लेयर हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर हम स्पोर्ट्स के लिए कुछ करते हैं तो हमें लगेगा कि हम ज़िंदगी में कुछ किए हैं। फिर खेलना एक पड़ाव, अपना एक पार्ट था, हम खेल चुके और खेल रहे हैं। जो हमें मिलना था वो मिल चुका है, और जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, जो मेरी मेहनत रहेगी उससे मिलेगा। लेकिन जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, हम उनके बारे में अभी सोच रहे हैं कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें कैसे आगे प्रपोज करना चाहिए, कि वो क्या आगे कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है, मुझे बताऊंगा मैं कि आप कैसे करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। आप पूरे इंडिया में आपको, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, फिर स्टेट खेलते हो, फिर नेशनल खेलते हो, फिर इंडिया कैंप में जाते हो, फिर इंडिया के लिए सिलेक्शन होते हैं। लंबा है ये जर्नी, लंबा है, लेकिन आप समझ लो कि इतना भी लंबा नहीं है कि बहुत बड़ा ये है कि मुकाम अरे मेरे को वहाँ कर नहीं सकता। कौन नहीं कर सकता, मैं भी किया हूँ, मैं भी यहाँ से निकला हूँ, तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। अब मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कोई ना कोई बहुत अजितेश वैसे कोई अच्छा प्लेयर यहाँ निकलेगा, और ये मेरी उम्मीद है बहुत, और ये बहुत जल्दी मिलेगी आपको। अजितेश, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि आप महिलाओं का जो है, लड़कियों का, बच्चियों का आप जो टूर्नामेंट है वो करवा रहे हैं। ये इसके लिए आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला? मतलब क्या आपको लगा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए? बहुत अच्छी सोच है ये। मैं जब शुरुआत किया था हॉकी की, तो योगेश सर के अंडर में किया था। उस टाइम लगभग 100-150 लड़कियां खेलती थी, जिसमें मेरी बहन भी थी। उस बीच में जाके मैं हॉकी शुरू किया था। तो जो मैं देखता था, क्योंकि मैं तो सबको बहन मानता था कि मेरी बड़ी बहन लोग हैं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मेरे सबसे सीनियर ही थी। तो उस चीज़ को देखा था, और जो मैं अभी कुछ सालों से देख रहा था कि बॉयज़ का टूर्नामेंट मैं खुद करता था, बॉयज़ का ही टूर्नामेंट कर रहा था मैं 4 साल से। अभी कोरोना के टाइम नहीं कर पाया था। तो मैं देखता यार गर्ल्स को चांस नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्टेट लेवल पर जो भी मैचेस होता है मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं रहता नहीं यहाँ। लेकिन मेरे को हमेशा रहता था कि यार जो मेरी एकेडमी में बच्चियाँ हैं, मेरे आर के रॉय हॉकी एकेडमी यहाँ पे चलती है, आर के रॉय फाउंडेशन के अंडर में, मेरे फादर के नाम पे। तो जो बच्चियाँ हमेशा बोलती थी कि भैया हमें कोई मैचेस नहीं मिलते खेलने को। ठीक है, वो बिहार से बाहर जाके खेलती है, बट बिहार में उनको नहीं मिल रहा मैचेस खेलने को। और जहाँ पर है कि पटना एकलव्य जो गवर्नमेंट के अंडर में है, पूर्णिया एकलव्य जो गवर्नमेंट के अंडर में है, ऑलरेडी वो 2 टीमें चल रही हैं। तो मैं बोला क्यों ना इनको फोकस किया जाए, इनको मौका दिया जाए। तो मैं पिछली बार भी कराया था, कुछ दिन पहले भी। मैं जब भी आता हूँ पटना, और मैं इस चीज़ पे फोकस रखता हूँ कि हमेशा बोलते हैं ना कि लड़कियों को मौका दीजिए, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो बच्चियाँ जब भी मैं इनको करवा रहा हूँ, आज भी ये टूर्नामेंट चल रहा है, आप छोटी छोटी बच्चियाँ 13, 14, 12 साल की, 14 साल की, आप देखेंगे ना दिल खुश होता है। मैं चुपचाप से एक चेयर लेता हूँ और चुपचाप से सिर्फ मैच देखता हूँ। मैं शांति से देखता हूँ कि कैसा कर रहा है परफॉर्म, और जो बच्चे हैं तो उनको मैं जाके बकअप करता हूँ, वेरी गुड बच्चे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये ना, मैं हमेशा ये नहीं सबको लगता है कि मैं साइड हूँ, मैं साइड नहीं, मैं देखता हूँ, बस मैं बोलता ही नहीं कुछ। जब मौका मिलेगा, अगर मुझे कभी भी मौका मिला, अगर बिहार सरकार मुझे मौका देती है या कोई भी मुझे मौका देता है, मैं पीछे कभी नहीं हटता। आप मेरे को बुलाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ गिव मी 24 आवर्स टाइम। आप मेरे को कॉल करो, मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा, किसी भी चीज़ के लिए, बट स्पोर्ट्स के लिए पहुँचूंगा। दूसरी चीज़ के लिए बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी भी जॉब है, हर चीज़ है। मैं भी डिपार्टमेंट के लिए खेलता हूँ, अभी कंट्री के लिए नहीं खेलता, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। तो मैं अभी डिपार्टमेंट में खेलता हूँ, तो मुझे वहाँ परमिशन चाहिए तो वो भी बोलते हैं कि 24 घंटे पहले बता दिया करो कि आप जा रहे हो, कि मेरे मैचेस रहते हैं, तो हर चीज़ रहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ गिव मी 24 आवर्स, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, जस्ट ओनली फॉर स्पोर्ट्स। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करो, आप मेरे को कभी भी बुलाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप स्पोर्ट्स के लिए बुला लो, मैं आ जाऊँगा। मेरी तरफ से क्या हो सकता है बताइए, मैं 24/7 ग्राउंड में खड़ा हो सकता हूँ। तो प्लीज़ मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जैसे गर्ल्स के बारे में पूछे, मैं गर्ल्स को ही हमेशा फोकस अभी ये इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ की गर्ल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप कभी मौका मिले प्लीज़ आइए, टूर्नामेंट में देखिए, कभी किसी के प्रैक्टिस सेशन में जाइए, वहाँ देखिए, छोटी बच्ची काफ़ी मेहनत करती हैं। एक टाइम था योगेश सर के अंडर में, जब वो मेरी दीदी लोग का जो बैच था, पूरे इंडिया में नाम था उनका। जी सर, जो जैसा अभी हरियाणा आपने में जो जी इतनी अच्छी टीमें हुआ करती, जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करती थी, बोलते हैं ना धूल चटाना, वो काम किए हुए वो लोग। बिल्कुल। जी सर, जैसा अभी आपने कहा कि खिलाड़ी को समर्पित होना होता है खेल के प्रति। खिलाड़ी की जीवन शैली में
व्यक्तिगत तौर पर कई सारे परित्याग भी करने होते हैं, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजितेश। आ, थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल हो जाता हूँ, खासकर इसके परिवार से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। अभी यहाँ भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट के लिए वो आ रहा था, तो पुणे से दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना। अचानक इसकी मम्मी की तबीयत गड़बड़ हुई, तो हुआ कि दिल्ली में चेकअप करा लें। तो प्लेयर हमेशा आशावादी होते हैं, इसको लग रहा था कि डॉक्टर कुछ सीरियस बता रहा था, लग जी। रहा था। तो वो आधा बात होती थी कि मम्मी की सेहत पे, और आधा बात फिर होता था कि उस टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है। चलिए, दुर्भाग्य से वो अब नहीं रही, जिनका इसके दोनों मम्मी पापा दोनों अब नहीं है। जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसका अंतिम दिन, मतलब सोचिए सारे लोग आए हुए हैं, वो अंतिम रिचुअल्स होता है, और उस समय इसके दिमाग में हॉकी की बात चल रही थी, और वो ख़त्म हुआ नहीं है, और ये हॉकी टूर्नामेंट कर दिया। क्योंकि इसकी बड़ी बहन भी लंदन से आई हुई थी, वो अरुणिमा, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो यही होता है, खेल से जो जुड़ाव होता है ना, जो डेडिकेशन होता है, और यही रिजल्ट देता है। अजितेश बिहार जैसे जगह से अगर निकल के उस जगह तक पहुंचा है, यही डेडिकेशन होता है, और शायद इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। बहुत सुंदर खेल बात के आपने प्रति कही है, बिल्कुल ये जज्बा। समर्पण इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत टफ है। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता, जी। जी। ये बहुत टफ है। तो हमको लगता है इसके बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये समर्पण, ये जज्बा होना चाहिए एक व्यक्ति के भीतर, तभी जा कर के वो आप अपनी मंजिल को तय कर पाते हैं और आप अपने जो भी आपके सपने आप उसको साकार कर पाते हैं। अजितेश, जाहिर सी बात है, मुझे पता है आप बहुत भावुक हो गए, ये ऐसा क्षण है, माता पिता हमारे लिए सब सर्वोपरि होते हैं, और लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। हम बात करते हैं अगर आपकी जर्नी के बारे में, अगर हम बात करें शुरुआत, जैसा कि शुरुआत से ही बिहार में वो माहौल नहीं था जो क्रिकेट को लेकर के एक माहौल रहा है, और जो दीवानगी रही है वो हॉकी को लेकर नहीं रही है। जैसा कि अभी योगेश जी भी कह रहे थे कि क्रिकेट में भी अगर आप जाते तो आप अच्छा करते, लेकिन क्रिकेट ना चुनकर हॉकी में आना, ये जो आपके लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट रहा, इसके पीछे क्या कारण रहा, कुछ बताना चाहेंगे? ये कारण तो सबसे बड़ा योगेश सर ही है, और मेरी फैमिली भी उन्होंने कैसे कन्विंस किया मुझे भी नहीं मालूम। मेरे मामा लोग रणजी प्लेयर हैं, यहाँ पर बिहार के लिए रणजी खेलते थे। मैं अभी भी बहुत फॉलो करता हूँ क्रिकेट को, मेरा पसंद तो है ही। बट जहाँ तक हॉकी की बात है, आज मैं हॉकी खेला हूँ और हॉकी फील्ड में हूँ, तो मैं अपने आप को लकीस्ट पर्सन मानता हूँ कि मैं नेशनल गेम को चूज़ किया था। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ इस चीज़ को। तो कोई भी पूछता है आप कौन सा गेम खेलते हो, नेशनल गेम खेलता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल। तो इस चीज़ का मैं बहुत सीधा जवाब देता हूँ, मैं नेशनल गेम खेलता हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि ठीक है, आप जहाँ जो आपकी बात थी, मैं इस चीज़ को एक चीज़ से ये ऐसा समझा कि क्रिकेट में बहुत लाइमलाइट है। ऐसा नहीं कि अब हॉकी में लाइमलाइट नहीं है, हम लीग्स वगैरह खेलते हैं, आज हमें बाई फेस बहुत लोग पहचानते हैं। अगर मैं बिहार आता हूँ तो बहुत लोग मुझे पहचानते हैं इस चीज़ के, और बिहार से आपको क्या बताऊँ, बिहार से ज़्यादा मुझे बिहार के बाहर लोग पहचानते हैं बाई फेस बाई नेम, बहुत अच्छे से। अच्छा आप ही हो, जितेश हो, कुछ भी जहाँ भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस मिलता है। बहुत जगह गेस्ट बन के, मैं शायद ही बिहार में बहुत कम जगह गेस्ट बन के जाता हूँ, बट बिहार से बाहर हमेशा मैं चीफ गेस्ट बन के जाता रहता हूँ, जहाँ बहुत जगह मना भी करता हूँ कि मैं नहीं आ सकता टाइम की वजह से। बट जहाँ तक हॉकी की बात है, और सर ने जो भी बात कर दी कि मेरी मदर का जो रिचुअल्स होता है उस दिन में, क्योंकि हम जिस चीज़ से हमें सब कुछ मिला है और हमारे दिमाग में हमेशा वही रहता है कि उसे हमें पे करना है, तो सर ने भी वही काम किया है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। अब जो होना था वो हुआ, वो हमारे हाथ में नहीं है। आपसे पहले भी बात हो रही थी कि जो होना था वो हो चुका है, बट अभी जो होना है उसके बारे में हम सोचे तो अभी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहेगी। मेरे फादर भी क्रिकेट प्लेयर थे, तो उन्होंने ये मेरी सिस्टर को भी खिलाया, मेरे को भी खिलाया, कभी रोके नहीं, एजुकेशन भी कराया हमें, और कैसे किस पड़ाव से हम लोग निकले वो हम जानते हैं, हम कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकते। तो मेरे फादर के नाम पे हम करवा रहे, तो एक हमारे पूरे फैमिली का एक सपना है कि आप लोग प्लीज़ कुछ अच्छा ही करोगे, और ये उम्मीद सबको रहती है हमसे। तो ये उम्मीद हमारे आज के जो प्लेयर्स हैं ना, उससे उम्मीद मैं करता हूँ कि अगर मैं 100% अपना दे रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग अपना 200% दो। आज हमारे एकेडमी के साथ 5-5 कोचेस काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी 70 प्लेयर्स हैं, लड़के लड़कियाँ सब लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ये है, मेरा फ़र्ज़ है कि उनकी लाइफ ना ख़राब होने दूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप को रीड करो, उनके पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, अपने आप को रीड करो आप, कि आपको एक साल में ही पता चल जाएगा कि आप खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो। अगर आपको फिजिकल फिटनेस के लिए खेलना है तो यू आर
परफेक्ट बनाना है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, उसके लिए मैं आपके लिए काम करूँगा। वो कोचेज़ मुझे हमेशा अपडेट देते हैं। और हॉकी, क्रिकेट या कोई भी गेम, मैं सभी गेम का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरा आज भी कोई फेवरेट इंसान कोई है ना, तो मैं धोनी को ही मानता हूँ। मैं इतना इतना अच्छा इंसान धोनी है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे कभी मिलने का सौभाग्य तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जितना मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में, कितना एकदम डाउन टू अर्थ इंसान, तो मैं भी वैसा बन के रहना चाहता हूँ। कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट प्लीज़ जो भी कर रहे स्पोर्ट्स के लिए करना है, क्योंकि हमें जो भी आज मिला है स्पोर्ट्स के नाम पे मिला है, हॉकी के नाम पे मिला है। आज जो मैं कमाया हूँ, नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाया, सब हॉकी की वजह से है। तो अब मैं ये सोच के चलता हूँ कि मेरा पे करने का टाइम है, और मैं कर रहा हूँ, और मैं वो करता रहूँगा, चाहे जितनी मर्जी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सोच ही अलग है बिल्कुल। ठीक है। अजितेश, अगर मैं बात करूँ, आप अपने एंड से कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर बिहार की हम बात करें तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको चैलेंजेस क्या लगते हैं बिहार में, क्या चीज़ें और होनी चाहिए जिससे और बेहतरी आ सकती है? यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राउंड, जो कि आप कभी भी देखोगे कि मैं किसी चीज़ के ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी को ब्लेम करूँगा, लेकिन हाँ, हर जगह पार्क्स ओपन है। उस जगह पर अगर ग्राउंड बनता, जैसे जैसे इस लोकेलिटी में पार्क्स बने हैं, वहाँ पे अगर ग्राउंड बनता तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ग्राउंड ऐसी चीज़ है, जब तक आपके पास ग्राउंड नहीं रहेगा आप खेलोगे कहाँ। अगर आज ये स्टूडियो नहीं होता तो हम कहाँ पर बात करते, रोड पे नहीं बात करते। तो यही है कि ग्राउंड हमें चाहिए, ग्राउंड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ जहाँ जिसे मौका मिल रहा है, यहाँ पे कोई टैलेंट की कमी नहीं है। आप बस आप देखो तो सही, अगर आपको ग्राउंड मिल जाए, देखिए आप यहाँ पे 1000 प्लेयर मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो भी प्लेयर खेलना चाहता है नया, वो देखता है हमारे पास तो जगह ही नहीं खेलने की, हम कहाँ खेलेंगे। आप चाहे किसी भी गेम को उठा लो आप। तो ये जो समस्या है, इसके लिए क्या प्रयास जारी है आप लोग अपने एंड से, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो क्या, अगर आपने कहा कि बहुत बड़ी समस्या है, ग्राउंड नहीं है, तो क्या इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास जारी? जी बिल्कुल, प्रयास जारी है। जैसे मैंने रविंद्र शंकर सर का नाम लिया था, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करे, जैसे कि बहुत जल्दी वो तुरंत शास्त्री नगर का अनाउंस करवाए हैं, वो जैसे भी वो अपने एंड से करवा रहे हैं। इतना तो मैं डीपली नहीं जा रहा इस चीज़ में, लेकिन वो अपने एंड से करवा रहे, इतने कम टाइम में इतने जल्दी अनाउंस करवा देना, वो भी शास्त्री नगर जैसे लोकेलिटी में करवाना। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो एस्ट्रो टर्फ बन जाएगा, जो पहला एस्ट्रो टर्फ होगा बिहार का। जिस दिन एस्ट्रो टर्फ लग गया, उसके बाद आप देखिए ग्राउंड से आपको मिलता चला जाएगा। तो जैसे ग्राउंड आएगा, आपको प्लेयर भी मिलेंगे, आपको और भी परफॉर्मेंस मिलेगा, और मज़ा आएगा। उसके बाद आप जो उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उड़ीसा ही ऐसा नहीं है कि उड़ीसा ऐसे ही बढ़ गई, उनके पास ही बहुत सारी फैसिलिटी है। हर हर डिस्ट्रिक्ट में उनके पास टर्फ है, और अनाउंस किया गया है कि हर एक, बोलते हैं वार्ड में, वैसे वैसे करके उनके टर्फ लगाने वाले हैं। जी। तो बिहार में आपको ऐसा नहीं कि आज है एक टर्फ लग रहा है तो कल दूसरा नहीं लगेगा। प्रपोजल बहुत सारे हैं, बट हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल वक्त चाहिए, और आने वाले दिनों में हम उम्मीद रख सकते हैं। जी सर। अब योगेश जी, आपकी साहित्य में भी विशेष रुचि रही है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हॉकी के बाद जब भी समय मिलता था तो इनोवेशन और साहित्य मेरा बहुत फेवरेट रहा है। जी। साहित्य बहुत बड़ा लगता है कि पता नहीं हम उस फील्ड में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बस कोशिश रहती है, क्योंकि लगाव रहा है बचपन से। मेरी माँ हिंदी में भी शायरत की हुई थी जी। इलाहाबाद से उस समय, वाह। और उनकी बहुत रुचि थी। मेरे को तो समय मिलता नहीं था, क्योंकि एक तरफ ऑडिट का जॉब, दूसरा स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद इनोवेशन, साहित्य। तो समय मिलता नहीं था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, मेरी 2 कविता संग्रह हैं, जो एक अनहद, एक उपासना, 2 नॉवेल है, एक हरिया जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की उसमें काफ़ी महक, आपको मिट्टी की महक मिलेगी। और जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, जो पटना में या हर शहर में एक अघोषित दुकान होती है, मंडी जी। होती है मजदूरों की, जी। तो उनका एक पूरा, क्यों वो आदमी आज रोड पे आके और वो ग्राहक का इंतजार करता है, तो उसको देखते थे तो वो एक बड़ा पेनफुल लगता था। दूसरा एक है तर्पण करके मेरा, तो ये सारा चीज़ तैयार पड़ा हुआ है। जी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको मैं टॉप प्रायोरिटी दे रहा हूँ, वो है योगा एंड स्पोर्ट्स। जी। मेरा 25 साल का अनुभव है कि किस गेम के प्लेयर को कौन सा आसन करना चाहिए, वो पहले मैं पब्लिश करूँगा, देन फिर इन सारी हमें चीज़ों। उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि आपकी वो बुक जल्दी पब्लिश हो। आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं योगेश जी। अजितेश, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और योगेश जी आपका भी, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए सुबह के वक्त, आपने इतना कीमती वक्त दिया, अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू।
हमारी बातचीत हुई हमारे आज के खास मेहमान से। अब वक्त तो चला आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पूर्व आप बखूबी जानते हैं कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सके। इसके लिए आपको भी पता है, आपको नोट करना होता है हमारा पता, तो फटाफट उठाए कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता।